चलिए बेटा, देखिए लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश कर दी थी। ठीक है, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। देखिए, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले फिनोल के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पर नजर डाल लेते हैं। फिनोल में ओ के पास दो लोन पेयर हैं। दो तो होंगे क्योंकि ओ ऑलरेडी दो बॉन्ड बना रहा है। फिनोल एक बॉन्ड एच के साथ बना रहा है और एक बॉन्ड बेंजीन के साथ बना रहा है। ओ मतलब सॉरी, तो ओ ऑलरेडी दो बॉन्ड बना रहा है, तो चार इलेक्ट्रॉन उसके पास आए तो चार बचते हैं। चार हमने दिखा दिए लोन पेयर की फॉर्म में। ठीक है बच्चे, तो फिनोल में ओ के पास दो लोन पेयर है। देखिए, रेजोनेंस की कंडीशन आप जानते हैं, रेजोनेंस में कंजुगेशन होती है और यहां पे कंजुगेशन है। यहां पर लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड की कंजुगेशन है। और जब जब हमने रेजोनेंस बनाई, हमने क्या किया है, हमने लोन पेयर को बना दिया डबल बॉन्ड और डबल को उठा के बना दिया लोन पेयर। उल्टा करते थे हम हमेशा, इस पे भी हम यूं ही करेंगे। यहां पे ओ का जो लोन पेयर है वो यहां बना देंगे डबल बॉन्ड, तो डबल के ऊपर डबल नहीं हो सकता, डबल के ऊपर डबल नहीं हो सकता, इसीलिए इस डबल को उठा के इस ऑर्थो पोजीशन पे ले आएंगे। चलिए देखते क्या होगा। ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। ऑर्थो पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएगा विद नेगेटिव चार्ज और ओ बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से एक लोन पेयर उसका रह गया और जो लोन पेयर चला गया उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, लोन पेयर जहां है वहां डबल बना दो, डबल जहां है उठा के लोन पेयर बना दो और देखते हैं क्या होगा। यहां पे लोन पेयर पहुंच गया विद नेगेटिव चार्ज और जहां लोन पेयर था वहां डबल बॉन्ड बन गया। बाकी एज इट इज जैसे था वैसे बना दे। नेक्स्ट, अब फिर वही करेंगे, लोन पेयर को डबल बॉन्ड बना दो और डबल को उठा के लोन पेयर बना दो। देखिए, डबल उठ के लोन पेयर बन गया विद नेगेटिव चार्ज और जो लोन पेयर था उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे जो था पहले जैसा वो बना दिया हमने बाकी का। नेक्स्ट में क्या होगा, फिर लोन पेयर जहां है डबल बॉन्ड बना दीजिए, डबल है वहां पे उठा के लोन पेयर बना दीजिए, यानी कि वापस बैक टू पवेलियन पहुंच जाएगा। लोन पेयर जहां से आया था वहीं पहुंच गया। इस तरीके से फिनोल रीजनरेट हो गया। जैसे फिनोल का फर्स्ट था वही फिनोल का लास्ट बना दिया। ठीक है बच्चे, तो ये फिनोल के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पर सबसे पहला सवाल जो बनता है, हमने पहले भी किया, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज शॉर्टर। बॉन्ड छोटा होता है देन साइक्लोहेक्सेनोल। आपको याद है इस सवाल हमने पहले किया हुआ, इसका आंसर क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये देखिए, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड और पहले में और लास्ट में डबल बॉन्ड नहीं है। आप देखिए, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, पहले और लास्ट में नहीं है बच्चे डबल बॉन्ड। तो इसलिए डबल बॉन्ड 5 में से 3 में है, तो 5 में से 3 का मतलब क्या हो गया, 60%।
हीट होता है ना, 5 में से कोई 3 हो तो कितने परसेंट हो गया, 60% हो गया। तो ये कंप्लीट 100% डबल बॉन्ड थोड़ा ना हुआ, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन C and O bond, which makes the bond shorter and stronger। ठीक ऐसा एक और सवाल किया था हमने बहुत पहले कि डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनोल इज शॉर्टर, सॉरी, डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनोल इज लेसर देन साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल से डाइपोल मोमेंट कम होती है फिनोल की। अब इसका भी वही आंसर बन जाएगा, इसका भी वही आंसर बन जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी, और डबल बॉन्ड की वजह से डी छोटा हो गया। जब डी छोटा हो गया तो डाइपोल मूवमेंट भी कम हो जाएगी। तो आंसर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which makes the bond shorter and hence bond length decreases, which decreases dipole moment। ये 2 सवाल हमने पहले किए थे। एक तीसरा सवाल और करते हैं। OH ग्रुप इन फिनोल is difficult to substitute। मतलब फिनोल में OH को हटाना मुश्किल है। अब इसकी भी वही वजह बन गई। पहली वजह ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच मेक्स द बॉन्ड शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अब डबल बॉन्ड छोटा होता है और मजबूत होता है, जब मजबूत है तो OH हटेगा ही नहीं। और दूसरी वजह क्या बता रखी थी, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरी वजह क्या थी कि फिनाइल कटायन इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि अगर OH जाएगा तो OH यहां पे प्लस छोड़ेगा, ये इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन बड़ा मुश्किल होता है, फिनोल के OH का हटना बड़ा मुश्किल होता है। यह सवाल मैंने आपको शुरुआती दौर में करवाया था, मुझे याद है। इस तरीके का सवाल था एक, मैंने कहा था सही समय आने पर जवाब दूंगा मैं आपको इस सवाल का। जैसे ये मॉलिक्यूल है और अगर आपने इसमें SOCl2 डाला तो आप सोच सकते हो कौन सा Cl हटेगा कौन सा Cl नहीं हटेगा। इसमें ये वाला OH एज इट इज रहेगा, ये हटेगा नहीं, और इसकी जगह Cl की एंट्री हो जाएगी। तो OH ये फिनोल एज इट इज रहेगा और CH2Cl हमें आंसर मिलेगा। तो आपको याद हो तो ये सवाल हमने बहुत पहले किया था, इसका सही एक्सप्लेनेशन आपको आज दे रहा हूं कि फिनोल का OH क्यों नहीं हटता। क्योंकि फिनोल के OH में जो O का लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड छोटा और मजबूत होता है, हटेगा नहीं। और कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, कितने परसेंट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, 60% डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके अंदर। तो ये तो रही हमारी पुरानी रिवीजन, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज आपको रिवाइज करवाए हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक में शुरू करते हैं। देखिए फिनोल में जो OH ग्रुप है, ये आज का टॉपिक शुरू करा रहा हूं। OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्लस हाईली एक्टिवेटिंग। बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। टुवर्ड्स, ये दोनों पॉइंट किसके लिए लिखे हैं, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन कम्स व्हाई, क्वेश्चन दोबारा से सुन लो। व्हाई इज OH ग्रुप इन फिनोल is ortho and para directing
एंड हाईली एक्टिवेटिंग। दो सवाल हो गए इसके अंदर, यानी कि हमें जवाब दो देने हैं, दो जवाब देने कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है और हाईली एक्टिवेटिंग क्यों है। किसके लिए, किसके प्रति, किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति। वाई, देखिए एक बात का जवाब तो हमें यहां मिल जाता है, ए पार्ट का जवाब मिल जाता है कि फिनोल आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल भूल गए, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वहीं जाएगा ना जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इजंट इट। आप इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पे ऊपर नजर डालो, देखना लोन पेयर कहां मिल रहा है, लोन पेयर की पोजीशन कहां कहां है। एक तो लोन पेयर यहां मिल रहा है ऑर्थो पे, एक लोन पेयर कहां मिल रहा है, ये पैरा पे, एक लोन पेयर कहां मिल रहा है, इस ऑर्थो पे। तो ऑब्वियस है जहां जहां लोन पेयर होगा वहीं वहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहीं वहीं इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए। तो मुझे ए पार्ट का आंसर तो मिल गया, इसका आंसर मिल गया मुझको। वाई इज फिनोल ऑर्थो एंड सॉरी वाई इज OH इन फिनोल, क्योंकि ये जादू तो OH ने किया है ना फिनोल में। वाई इज OH ग्रुप इन फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज positive charge is delocalized at the ortho and para position of benzene ring in its resonating structure, which results in the attack of incoming electrophile at ortho and para position. ये आंसर क्लियर है। सेकेंड आंसर, हाईली एक्टिवेटिंग। अरे हाईली एक्टिवेटिंग का मतलब होता है कि OH के लगने से इलेक्ट्रोफाइल का आना आसान हो गया, वो तो आसान हो ही गया क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है और ऊपर से O ने भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को दे दी। कहां कहां दे दी, ऑर्थो और पैरा को। तो बेंजीन वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच थी मेरे बच्चे, बेंजीन वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच थी, ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने दे दी, और OH के लोन पेयर ने। तो बेंजीन और रिच हो गई। जब बेंजीन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिच हो गई तो आप सोचो, तो OH की वजह से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसान हो गया, मुश्किल हो गया। बोलो चे, आसान हो गया। आसान, हाँ बिल्कुल आसान हो गया। इसी आसान होने को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, हाईली एक्टिवेटिंग। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर दिया इसने बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, मतलब बेंजीन को तैयार कर दिया है कि भैया इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हमला करके खुश हो जाएगा वो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़िया उसके ऊपर। बड़े सिंपल सा लॉजिक है, बेंजीन वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है बच्चे। आपने 10th क्लास में 11th क्लास में बेंजीन का स्ट्रक्चर किया है, बेंजीन ऐसी होती है। बेंजीन में जो लोब्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो ऐसी होती है, ऐसे लोब्स होते हैं बेंजीन में। तो लोब आधे ऊपर से ओवरलैप करते हैं, आधे नीचे से ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आधी ऊपर होती है बेंजीन के, आधी नीचे होती है। तो बेंजीन अपने आप में ही कौन सा मॉलिक्यूल है, बेंजीन अपने आप में ही इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो गया। तो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रोफाइल का आना तो लाजमी हो गया, ऑब्वियस है। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी। और ऊपर से बेंजीन पर क्या लग गया आके, OH। OH ने भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ भगा दी। तो आप बताओ बेंजीन और इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगी, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का झपट्टा मार के अटैक करना और आसान नहीं हो गया। तो ये हाईली क्या हो गया, हाईली एक्टिवेटिंग कर दिया उसने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। इज इट क्लियर नाउ। और उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कहां किया है, हमने रेजोनेटिंग में देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे रिच हुई है या पैरा पे रिच हुई है,
तो दोनों पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल। तो चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। सबसे पहले हैलोजिनेशन। देखिए फिनोल का जब हैलोजिनेशन होता है, आप जरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा, पुराना जिसको जहां पे जिसने पुरानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ढंग से कर रखे हैं वो यहां पे ऑब्जर्वेशन लेगा। हमने इसमें डाला ब्रोमीन एक्वस, और फिनोल की 3 पोजीशन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऑर्थो पे, पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे। इसको कहते हैं 2, 4, 6। और इसका वाइट पीपीटी होता है। यहां पे 3 ऑब्जर्वेशंस हैं और वो ऑब्जर्वेशन सवाल का रूप ले लेती है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 कि कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए। आपको याद होगा जब भी हमने बेंजीन पर बोल रहा हूं, जब भी हमने बेंजीन पर हैलोजन को बिठाया है, हमने इस कैटलिस्ट का सहारा लिया। इसकी मदद से ब्रोमीन Br प्लस में टूटता है और वो अटैक करता है, राइट। पर सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमें ये देखने को मिलती है कि हमने यहां पर FeBr3 कैटलिस्ट लिखा ही नहीं। ये हटा रहे हैं हम यहां से। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कैटलिस्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? देखिए इसकी वजह ये है कि फिनोल में जो OH है, फिनोल में जो OH है वो खुद ही इतना एक्टिवेटिंग है, वो खुद ही इतना एक्टिव ग्रुप है, उसको कहता है कैटलिस्ट की जरूरत ही नहीं है। वो कहता है ब्रोमीन को तोड़ के मैं खुद ही Br प्लस में तोड़ दूंगा। मतलब फिनोल में जो OH ग्रुप है वो इतना हाईली एक्टिवेटिंग है, इतना पोलर है, वो कहता है ब्रोमीन को तोड़ना है ना Br प्लस में, फिनोल कहता है काम तो मैं खुद ही कर दूंगा, कैटलिस्ट की जरूरत ही क्या। तो आंसर में एक ही शब्द लिखना है, there is no need of catalyst in the halogenation of phenol because of highly activating nature of OH group in phenol, which ionizes Br2 into Br plus by itself. Hence there is no need of catalyst. एक और ऑब्जर्वेशन निकलती है यहां से, अगर आपने ध्यान दियो तो, कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुआ है। फिनोल का ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुआ है, मतलब 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। मतलब ऑर्थो पे भी हुआ है, पैरा पे भी हुआ है और ऑर्थो पे भी हुआ है। 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहां पर। अगर आपको याद हो हमने पिछले चैप्टर में जब किया था सब्स्टिट्यूशन, तो लास्ट चैप्टर में सिर्फ एक जगह सब्स्टिट्यूशन होता था, या ऑर्थो पोजीशन पे होता था या पैरा पोजीशन पे होता था। ठीक है बच्चे? कोई डाउट? नो सर। तो यहां पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन कैसे हो गया? क्वेश्चन कम्स व्हाई। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं आंसर। देखिए इसका भी आंसर ये पॉइंट है, ये हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप इन फिनोल, ये आंसर है। क्योंकि OH ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे छोड़ी? OH ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे छोड़ी? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। तो कुछ हद तक ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आ गया, कुछ हद तक पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आ गया, कुछ हद तक ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे इतनी हाईली एक्सटेंट तक इंक्रीज कर गई, जब इस मॉलिक्यूल के आसपास Br प्लस आके मंडराया। और एक बात याद रखना, Br प्लस एक थोड़ा आएगा ना, ना जाने कितने Br प्लस इसके आसपास आके मंडराएंगे।
तो ढेर सारे Br प्लस ने जब इसके आसपास आके देखा तो उनको लगा अरे इतना नेगेटिव चार्ज, तो एक ही मॉलिक्यूल पे झपट्टा मार के इधर, एक ही मॉलिक्यूल पे इधर और एक ही मॉलिक्यूल पे इधर अटैक हो गया और ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया। मतलब OH ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इतनी रिच कर दी कि एक ही मॉलिक्यूल में ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इसका भी आंसर एक ही लिखना है, बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप इन फिनोल विच रिजल्ट्स इन ट्राई सब्स्टिट्यूशन रादर देन मोनो सर सब्स्टिट्यूशन। एक मिनट में आंसर खत्म नहीं हुआ अभी। रादर देन सर मोनो, हाँ बेटा बोलो। यहाँ पे पूरा ये भी अधूरी भाषा ही होगी ना आपके अकॉर्डिंग, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक लिखेंगे ना हम, टुवर्ड्स हाँ हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब। हाँ ऑब्वियस, हाँ अभी आंसर बोलेंगे, अभी आंसर समझा रहा हूँ बेटा मैं, अभी आंसर अच्छा मैंने कंप्लीट नहीं बोला बेटा, ठीक है। तो ये जो Br प्लस का अटैक है 3 जगह पे होने लग गया। अगर अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे कम होती, मतलब आपने ग्रीन कलर में देखा डेल्टा नेगेटिव, मैंने बड़ा साइन दिखाया, अगर डेल्टा नेगेटिव में ऐसे दिखाता, इस तरीके से दिखाता, छोटा साइन दिखाता, ये कम नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव है, तो फिर एक ही मॉलिक्यूल में इतना सारे 3 Br प्लस झपट्टा नहीं मार सकते थे। तो यहां पर OH की हाईली एक्टिवेटिंग नेचर थी, हाईली एक्टिवेटिंग नेचर थी, जिसने ऑर्थो पैरा पोजीशन को इतना इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया कि एक ही मॉलिक्यूल पे 3 Br प्लस अटैक कर गए। तो इस पे भी एक ही आंसर लिखना है कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल बोलते ही इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया ये, बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ फिनोल which makes the electron which increases the electron density at the ortho and para position to higher extent and hence results in trisubstitution। तो यहां पे कई बार बच्चा पूछता है कि सर एक बात बताओ, रिएक्शन में आपने एक Br2 लिखा है, ये एक ही लिखा है, ये 3 कहां से आ गए? मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की आप चिंता मत करिए। चलो मान लो ये 3 Br2 हैं, अब अगर ये 3 Br2 हैं तो 3 Br प्लस हो गए और 3 Br माइनस हो गए। 3 Br प्लस एक एक करके कहां अटैक कर गए? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, और ऑर्थो पैरा ऑर्थो का क्या निकला होगा बाहर? सब्स्टिट्यूशन है ये, तो Br प्लस गया होगा और H प्लस निकल गया होगा, तो H प्लस बाहर निकाल दो, और जब H प्लस बाहर निकलेगा तो कितने HBr बाहर निकल जाएंगे? 3 HBr बाहर निकल जाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर हमें व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है एक, और जब हमें कोई चीज ऑब्जर्व होती है, प्रेसिपिटेट, कलर, स्मेल, ऑर्डर, कुछ भी, तो वो केमिकल टेस्ट के काम आती है, वो केमिकल टेस्ट के काम आती है। मैं उस केमिकल टेस्ट की भी बात करूंगा, पहले ये 2 सवाल बताओ, इन 2 सवाल का क्लियर हो गया बच्चे, इन दो मत कैटलिस्ट क्यों नहीं चाहिए और ट्राई सब्स्टिट्यूशन और फिनोल क्यों हो रहा है, उसका आंसर ये है कि फिनोल में OH ग्रुप इतना एक्टिवेटिंग है, उसने ऑर्थो पैरा पोजीशन को इतना इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया है कि उसके आसपास Br प्लस जब मंडरा रहे थे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मंडरा रहे थे, तो एक ही मॉलिक्यूल में 3 जगह पे झपट्टा मार गए, वो इतनी इलेक्ट्रॉन रिच थी वो साइट्स। तो अब यहां पर एक और सवाल आता है कि अगर फिनोल में एक ही जगह पे ब्रोमीन बिठाना हो तो फिर क्या तरीका है? अगर फिनोल में एक ही जगह पे ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन करनी हो तो क्या तरीका है? चलिए वो करते हैं। सर बोलो। जैसे अगर रिएक्शन में HBr बन गया, इसकी भी कोई ऑब्जर्वेशन होती है कि हमें पता लग जाए कि HBr फॉर्म हो चुका है? नहीं नहीं, HBr की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं बेटा। तो सर ये भी तो बहुत अनस्टेबल होता है HBr भी। हाँ, पर एकदम से थोड़ा ना डिकम्पोज हो जाएगा, टाइम लेता है। तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है रिएक्शन में? गैसियस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ओके सर। एक्वस फॉर्म में कह सकते हो। चलिए, हमने फिनोल के अंदर ये बनाना है, मतलब एक ही जगह पे ब्रोमीन को बिठाना है, एक ही जगह पे। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बिठाना है। तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आता है, कई बार पूछेगा फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल कैसे बनाओगे, और कई बार पूछ लेगा फिनोल से पैरा ब्रोमोफिनोल कैसे बनाओगे। हालांकि पैरा वाला
मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो आइसोमर माइनर प्रोडक्ट है। पर वो बात अलग है, पर ये बनाएंगे कैसे? तो उसका आंसर है ब्रोमीन एक्वस के साथ। सॉरी, ब्रोमीन एक्वस के साथ तो 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन हुआ था। अब इसका तरीका है ब्रोमीन विद CS2, यानी कि ब्रोमीन एक्वस नहीं, ब्रोमीन विद CS2, कार्बन डाइसल्फाइड, एक्वस नहीं। तो यहां पे दो बातें होगी, व्हाट एंड व्हाई। मतलब आपको अगर एक जगह पे पोजीशन चाहिए, CS2 लेंगे तो क्या होगा? तो आंसर है पैरा ब्रोमो और ऑर्थो ब्रोमो। क्यों होगा ये जवाब दे रहा हूं मैं आपको। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रोमीन CS2 याद कर लेना। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है कि मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या डालेंगे फिनोल में। आंसर ब्रोमीन प्लस CS2। क्वेश्चन कम्स व्हाई। क्वेश्चन ये बनता है कि फिनोल विद ब्रोमीन aqueous gives tri substitution, whereas phenol with bromine CS2 gives mono substitution. Question comes why. ठीक है जी, चलिए देखिए यहां पर जो आंसर है उसमें एक सिंपल सा कोट है एक, जैसे आपको बचपन से सिखाया जाता है संगत का असर। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, जैसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में रहेंगे, आप भी वैसे बनेंगे। इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको बचपन से एक ही चीज़ सिखाते रहे होंगे कि बच्चे अच्छे दोस्त बनाओ, क्लास में अच्छे बच्चों के साथ बैठना, क्लास में बुरे बच्चों के साथ मत बैठना। ये लेक्चर हर पेरेंट सिखाते हैं, राइट? क्योंकि उनको पता है कि भी एक लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है संगत। कि बच्चा अगर शरारती बच्चों के बीच में बैठेगा, उत्पाती बच्चों के बीच में बैठेगा, तो इसमें उस वैसी हरकतें ना आए। तो यहाँ पे भी संगत का असर मैं आपको बता दूं, संगत का असर क्या है। एक में ब्रोमीन की संगत है CS2 के साथ, और दूसरे में ब्रोमीन की संगत है कंपनी है एक्वस के साथ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे संगत का असर है, जरा देखते हैं कैसे। देखिए एक्वस मतलब वाटर। वाटर है एक पोलर सॉल्वेंट। इस पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में फिनोल भी हाईली पोलर हो जाएगा। हाईली पोलर का मतलब यह है, सिंपल मीनिंग है, हाईली पोलर का मतलब कठिन नहीं है। हाईली पोलर का मतलब है ऑर्थो पैरा पोजीशन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगी, और हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होने से Br प्लस ट्राई सब्स्टिट्यूशन को रिजल्ट करेगा। पर CS2 11th क्लास में क्वेश्चन भी किया था, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। यानी कि यह ठहरा एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट फिनोल की पोलर नेचर को सप्रेस कर देगा। फिनोल की पोलर नेचर को सप्रेस कर देगा। और अगर फिनोल की पोलर नेचर सप्रेस हो गई, संगत का असर देख रहे हो, नॉन पोलर की प्रेजेंस में फिनोल भी लेस पोलर हो गया। तो फिनोल की लेस पोलर नेचर का मीनिंग क्या है? सिंपल भाषा में डायग्रामेटिकली दिखाया जाए तो ऑर्थो पैरा पोजीशन लेस इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे। अब तो फिर एक ही मॉलिक्यूल में ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, या तो फिर ऑर्थो या तो फिर पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। पैरा वाला आइसोमर सिमेट्रिकल होता है, इसीलिए वो मेजर मिल रहा है, माइनर हमेशा ऑर्थो ही मिलता है। एक दो केस को छोड़ के अभी शायद डिस्कस करेंगे वो कौन से केस हैं। तो अब बात रहती है एग्जाम में क्या लिख के आना है। एग्जाम में थोड़ा ना लिख के आओगे संगत का असर। एग्जाम में सिंपल ये लिख के आना है, फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एक्वस गिव्स ट्राई सब्स्टिट्यूशन बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट,
in the presence of which phenol, polar nature of phenol increases to higher extent and results in tri-substitution, whereas CS2 is a non-polar solvent. सीधा ही लिखना है कि CS2 non-polar solvent है. CS2 is a non-polar solvent which suppresses activating nature of phenol and hence results in monosubstitution only. तो ये वर्ट की फॉर्म में और वाई की फॉर्म में दोनों में इंपॉर्टेंट है. हालांकि वर्ट की फॉर्म में सीबीएसई में ज्यादा बार आया है, वाई की फॉर्म में एक बार या एक बार भी नहीं आया है. तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको कराना नहीं बनता, कराना तो बनता है. तो आप इसको याद भी कर लेना कि CS2 से क्या होता है और क्यों होता है, वो भी मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नाइट्रेशन. फिनोल का जब नाइट्रेशन करते हैं तो आप यहां पे भी कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे. ऑब्जर्वेशन लगभग पुरानी है जो अभी पीछे आई थी. ऑब्जर्वेशन नंबर 1, नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड. कैटलिस्ट नहीं चाहिए. अगर आपको याद हो कि कभी भी बेंजीन पे नाइट्रेशन करना हो, मतलब बेंजीन पे NO2 बिठाना हो, तो नाइट्रिक के अलावा हम ये भी लेते हैं, पर यहां पे बिना इसके काम हो गया. तो क्वेश्चन कम्स व्हाई. देखिए, आंसर इज ड्यू टू हाईली activating nature of phenol, there is no requirement of catalyst. Observation number 2, tri-substitution is obtained. Answer same, because of highly activating nature of phenol. पर इसमें जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है, इसका कॉमन है, मैंने बहुत पहले बताया, दोबारा बता देता हूं. पिक्रिक एसिड. हाँ, पिक्रिक एसिड. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. पिक्रिक एसिड, इसमें जो फिनोल पिक्रिक एसिड में जो कन्वर्ट होता है, इसमें पुअर यील्ड होती है. इस यील्ड को इंक्रीज करने के लिए तरीका ये है कि फिनोल का सल्फोनेशन कर दो पहले. फिनोल के सल्फोनेशन से ये कंपाउंड मिलेगा, SO3H ऑर्थोपैरा पे सब्स्टिट्यूट होगा, और हम इसका बाद में नाइट्रेशन कर दें तो सल्फोनिक ग्रुप की रिप्लेसमेंट होती है नाइट्रो ग्रुप से, और 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगता है, और पिक्रिक एसिड की यील्ड बहुत हायर होती है. ये क्वेश्चन आज तक बोर्ड के इतिहास में नहीं आया. हाउ पिक्रिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड इन हायर यील्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल. तो उसमें आपने ये लिखना है कि फिनोल इज फर्स्ट सल्फोनेटेड देन नाइट्रेटेड एंड शो इट यूजिंग दिस रिएक्शन. पर ये आज तक बोर्ड में नहीं आया. पर ऐसा नहीं होता कि बोर्ड में नहीं आया तो कभी कराना भी नहीं. फिर यहां पे एक और सवाल आता है कि फिनोल का जब नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे. जैसे पैरा नाइट्रोफिनोल हो गया और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हो गया. दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन. देखो, अब बच्चा अगर पुराना लॉजिक लगाए तो लॉजिक तो यही कहता है कि नाइट्रिक एसिड प्लस CS2, ये लॉजिक कहता नहीं कहता. पर इससे काम नहीं चलेगा. काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत पोलर होता है, ये भी तो पोलर है, तो इससे फिनोल की पोलर नेचर को असर नहीं पड़ेगा.
तो नाइट्रिक एसिड प्लस CSO से काम नहीं चलेगा। ब्रोमीन के केस में चल गया था, यहां नहीं चलेगा भैया। तो CS2 वाली ऑप्शन चली गई यहां से। तो इसका एक तरीका है कि फिनोल के आसपास ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज तो बहुत सारा है, तो इसका एक तरीका यह है कि आप फिनोल की कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दो, फिनोल की कंसेंट्रेशन ज्यादा कर दो। जब फिनोल की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी और नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन कम कर दो, नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन कम होगी तो हर फिनोल के इर्द गिर्द नाइट्रोनियम आयन ज्यादा मंडराएंगे कम मंडराएंगे? कम मंडराएंगे। हमने क्या कर दिया, हमने फिनोल की कंसेंट्रेशन को बढ़ा के नाइट्रिक कंसेंट्रेशन को कम करना है। तो नाइट्रिक की कंसेंट्रेशन कम होगी तो उसके आसपास नाइट्रोनियम आयन कम मंडराएंगे। जब मंडराएंगे कम तो हमला या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा, या ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। तो इसका एक तरीका यह है कि नाइट्रिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो तरीका यह है कि आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लो। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर कभी आपके हाथ पे गिर भी जाए तो स्किन नहीं जलती ना, हालांकि स्किन पीली हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है नाइट्रिक एसिड के गिरने से। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट ले लेंगे भाई। तो यहां पे 4 सवाल हो गए। पहला, फिनोल विद ब्रोमीन एक्वस। दूसरा, फिनोल विद ब्रोमीन CS2। तीसरा, फिनोल विद नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट। चौथा, फिनोल विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। पांचवा, फिनोल पिक्रिक एसिड बनाओ यूजिंग फिनोल विद हायर यील्ड। तो पहले सल्फोनेशन बाद में नाइट्रेशन। पर इसमें एक मिलता है ऑर्थो और एक मिलता है पैरा नाइट्रो। एक ऑर्थो वाला है, ऑर्थो वाला है, समझ में आ रही है भाषा मेरी? ऑर्थो वाला है। अभी बताता हूं ऑर्थो वाला क्या होता है। इन दोनों में से एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मींस स्टीम वॉलेटाइल। मतलब स्टीम के प्रेशर से थोड़ा सा इसका प्रेशर मिलकर ये इवेपोरेट कर जाता है, लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका। और पैरा आइसोमर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम में आता है आउट ऑफ दीज टू विच आइसोमर इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट और विच आइसोमर इज हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब दोनों में से किसी एक का आता है। तो आपसे जिसका पूछा जाए उसका आंसर लिख देना कि पैरा नाइट्रोफिनोल हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दिस, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस, या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस। अभी रीजन बता रहा हूं, रीजन क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है। पर इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर का एक सवाल याद दिलाना चाहता हूं और इसी सवाल के जरिए मैं आपको एक संदेश वापिस मजबूती से दे पाऊंगा। पहले चैप्टर में एक था ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और एक था पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये फर्स्ट चैप्टर में था सवाल। और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हाई था और यहां पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। आप इमेजिन करो कोई बच्चा वहां पर ये पढ़ ले उस चैप्टर में कि भाई ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और मुझ पर विश्वास करना, बच्चे भाषा ऐसी याद करते हैं। ओ भाई बॉइलिंग पॉइंट बताइए किसका याद था? पेपर से पहले, पेपर से पहले जब एक टेंशन का माहौल होता है ना, बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर शुरू होने से पहले, तो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ रहे होते, इनको अचानक से ये याद आता है कि आज पेपर है। वो पूछने एक दूसरे, भाई बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? वो कहेगा ऑर्थो वाले का। और एग्जाम में आ गया
इन दोनों में से किसका ज्यादा होता है? और उसके दोस्त ने क्या कहा था? ऑर्थो वाले का। तो लिखा आएगा ऑर्थो वाले का। अब समझ में आ रही है भाषा अधूरी कितना कंफ्यूज कर सकती है। वहां पर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, यहां पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? पैरा नाइट्रोफिनोल का। तो प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं, और पूरी भाषा में इस्तेमाल याद करना है आपने। चलिए अब आंसर दिखाते हैं। जिसको मेरा लेक्चर चाहिए, तो मैंने अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में लेक्चर दिया है, और कम से कम 15 मिनट लगा के लेक्चर दिया ये वाला। अब मैं वो दोबारा से 15 मिनट नहीं वेस्ट करना चाहता। सर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। हाँ मैं करा रहा हूँ बच्चे, वही आंसर दे रहा हूँ, वही आंसर दे रहा हूँ मेरे बच्चे, आ जाओ। देखिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, उसमें उसमें मॉलिक्यूल का O और अपनी मॉलिक्यूल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये जो रेड कलर से दिखाई है, दिस इज इंट्रा। इंट्रा का मतलब विद इन। दिस इज इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। और इस इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग से अब सोचो, इस मॉलिक्यूल की पड़ोसियों से इंटरेक्शन कम हो जाएंगी, क्योंकि इसके नेगेटिव ने अपने पॉजिटिव को खींच लिया, इसके पॉजिटिव ने अपने नेगेटिव को खींच लिया। तो इंटरेक्शन इसकी नेबरिंग मॉलिक्यूल से वीक हो जाएंगी। और जब मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन वीक करता है, तो उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो अगर पूछा जाए आउट ऑफ दीज टू विच इज हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट और विच इज स्टीम वोलेटाइल, आंसर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट और इट इज स्टीम वोलेटाइल बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। बस इतना लिख देना, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। और अगर पूछा जाए कि विच इज हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो मैं बना रहा हूं रेड कलर से, ये पैरा आइसोमर बना रहा हूं, जरा ध्यान दें। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे, जरा देखते हैं। ये O इस H को अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाला H किसी O को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला O किसी और को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हुई? इंटर इंट्रा। इंटर। इंटर का मतलब ही होता है एक दूसरे के साथ, जैसे इंटर स्कूल, इंटर हाउस, इंटर स्टेट, राइट, एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, मतलब इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बेहद हाई चला जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल हो गया ना बच्चे अब। और हाँ, आप देख रहे हैं मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक लाइन से दिखाई है, और अगर मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें डॉट से दिखा रहा हूं, मेरे नोट्स देखेंगे मैं डॉट से दिखा रहा हूं, आप भी डॉट से दिखा के आएंगी। मैंने इसलिए लाइन दिखाई है, मैंने कलर कलर बदल दिया। हम डॉट इसलिए दिखाते हैं ताकि कलर चेंज हो जाए, ठीक है ना बच्चे? तो आप डॉट से दिखाना, आप कलर से मत दिखाना। ऐसे लाइन डार्क मत दिखाना, ऐसे डॉट दिखाने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ऐसे डॉट, इस तरीके से। जैसे मैं ऑर्थो आइसोमर में दिखाता हूँ, ये देखो, ये डॉट ऐसे दिखाना एग्जाम में, राइट। अब तो मेरे पास कलर की ऑप्शन थी, इसलिए मैंने डार्क कलर इस्तेमाल कर लिया। और ये एक दूसरे के साथ मिल गए। आपने बचपन से पढ़ी है कहावत, एकता में बल है। ये एकता में बल नहीं हो गया, एक दूसरे के साथ मिल गए, राइट। उंगलियां अलग अलग हैं, और उंगलियों को जोड़ के मुट्ठी बना के मुक्का मारो तो वो ज्यादा ताकत से लगेगा, या एक उंगली से दांत तोड़ सकते हो किसी का? एक मुट्ठी से। एकता में बल है। तो बचपन से सिखाया जाता है कि इट स्टिक्स हैं, इसको तोड़ना है। वो बच्चे तोड़ देते हैं, फिर इनका बंडल बना देता है उनका फादर, कहता है इसको तोड़ के दिखा। तो अब इसको तोड़ के क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़ गए, यही तो इंटरमोलिकुलर है। और इंट्रा में क्या हो गया? ये अकेला पड़ गया, ये अकेला पड़ गया, इससे क्या हो गया? अब जब किसी से लड़ाई होती है तो क्या कहते हो? तो अकेले मिलियो, अकेले मिलियो, अकेले मिलियो। क्यों अकेले वाले, अकेले क्यों मिलियो भाई? क्योंकि अकेले वाले को तोड़ना आसान है। कभी कहते हो लड़ाई होने पे भीड़ में आई तो को देख लूंगा?
नहीं कहते हो। मैं आपको थोड़ा डायग्राम से सिखाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम से सिखाता हूँ आपको। देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये मान लो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। आप बताओ क्या ये एक दूसरे के साथ नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं पैरानाइट्रोफिनॉल, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकता में बल है। अब सोचो, अब मैं हीट करूंगा, दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम है ना, तो इसको हीट देते ही इसके मॉलिक्यूल हवा में उड़ जाएंगे। और जब इसको हीट दूंगा तो पहले हीट कहां इस्तेमाल होगी? ये तोड़ने में, 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 ये तोड़ने में। तो पहले हीट तो इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने में इस्तेमाल होगी, और जब ये टूटेंगे, जब अकेले हो जाएंगे, तब जाके ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे ना। तो ज्यादा हीट कौन डिमांड कर रहा है? पैरा आइसोमर। कौन हीट कम डिमांड कर रहा है? ऑर्थो आइसोमर। क्योंकि वो अकेले पड़ गए, वो किसी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, किसी के साथ नहीं मिल रहे हैं, तो उसको इवेपोरेट करना, उसको हीट करके इवेपर फॉर्म में छोड़ना इजी है। इजी मतलब लेस हीट इज रिक्वायर्ड, लो बॉइलिंग पॉइंट। अभी आंसर क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। सर हाँ बोलो। मतलब एक चीज पूछनी है शायद, मतलब देखो जैसे डाइल्यूट आपने लिया था HNO3, हाँ तो एक डाउट आया माइंड में, डाइल्यूट लिया मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसके अंदर, हाँ। वाटर भी बहुत ज्यादा पोलर है, ये भी पोलर है, तो वो पीछे वाले लॉजिक के हिसाब से तो बढ़नी भी तो चाहिए ना वो क्या? वाली। तो इस, नाइट्रिक की अटैक हमला करने वाली की संख्या ही कम है, तो क्या हो जाएगा? उसे हमले करने वाली की संख्या ही कम कर दी ना बच्चे हमने। हमने आप ये सोचो, ये इतने सारे फिनोल ले लिए, 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 और नाइट्रो कितने लिए? बहुत कम। नाइट्रो की संख्या बहुत कम ली, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता। ट्राई सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब एक के मुकाबले सामने तीन हो, एक के मुकाबले सामने तीन हो, तब ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। तो नाइट्रिक की कंसेंट्रेशन कम हो, उससे वाटर से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। ओके सर, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा वो वाला ट्राई, वो बिल्कुल भी नहीं नहीं, बनेगा 3 पोजीशंस चांस पे। ही नहीं ओके है, सर। चांस ही नहीं बच्चे। आप पानी में 10 चम्मच चीनी डालो, मीठा ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आएगा। और अब 10 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालो, मीठा ज्यादा आएगा कम आएगा? पता ही नहीं लगेगा कि चीनी डाली हुई है। या कोई चांस है थोड़ा सा मीठा टेस्ट आ जाए? चांस है? नहीं है ना बेटा। नहीं नहीं है। नहीं, इसलिए क्योंकि हमने कंसंट्रेशन सामने वाली की बहुत कम कर दी। वाटर के अंदर चीनी की कंसंट्रेशन इतनी कम कर दी कि हर सिप में चीनी के मॉलिक्यूल बहुत कम आएंगे। तो हमने फिनोल को इतना बढ़ा दिया मेरे बच्चे, इतना बढ़ा दिया कि नाइट्रिक की कंसंट्रेशन इतनी कम कर दी कि नाइट्रिक के हमला करने की टेंडेंसी पर मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल कम होगी। और यहां पर एक और अच्छा सवाल है जो ज्यादा जरूरी है, वो समझते हैं कि जो ऑर्थो आइसोमर है ज्यादातर क्या होता है? ऑर्थो आइसोमर ज्यादातर मेजर होता है माइनर होता है? माइनर। पर यहां मेजर है, पैरा वाला माइनर है इसके अंदर। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं चिलेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाना, चिलेशन। एंड ड्यू टू दिस चिलेशन दिस रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, which results in production of orthoisomer in major form। मेजर फॉर्म में मिलता है ऑर्थोआइसोमर, कारण वो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कर रहा है, और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग से चिलेशन। चिलेशन का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर गिनवाऊं? और आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर गिनवाता हूं। ये देखो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। हाउ मेनी मेंबर रिंग इन दिस फॉर्म? 6 मेंबर रिंग बन गई नहीं बन गई? यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन गई ना बच्चे? यस सर। एक, यस सर। दो, तीन, चार, पांच, छ। तो जब क्लोज्ड मेंबर स्ट्रक्चर बनते हैं, क्लोज मेंबर रिंग बन जाती हैं,
इसको चिलेशन कहते हैं। एंड चिलेशन रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसलिए ऑर्थो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट है। ये कई बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे अलग से फ़ोन करके या चैट करके कि सर मेजर कौन सा मिलता है ऑर्थो और पैरा फिनोल के केस में। तो आंसर है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें मेजर मिलता है। ठीक है बच्चों, आंसर क्या लिखोगे? ड्यू टू, वन वर्ड आंसर बोलो, ड्यू टू Intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol and intermolecular hydrogen bonding in paranitrophenol. इतना नहीं बोलना था, आपने सिर्फ इतना बोलना था, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन फिनोल विच रिजल्ट्स इन चिलेशन, विच रिजल्ट्स इन चिलेशन। ठीक है बच्चे, आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब फिनोल की जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसमें रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही कोई ऐसा साल मिलेगा आपको रीमर टीमर के ऊपर क्वेश्चन आए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रीमर टीमर रिएक्शन में हम फिनोल में क्लोरोफॉर्म और NaOH डालते हैं। फिनोल NaOH के साथ आप जानते हैं सॉल्ट बना देगा, O-Na। सॉल्ट बनने से ये और एक्टिवेटिंग हो गया है और इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक होगा क्लोरोफॉर्म का। ऑर्थो पोजीशन का H निकाल देना और पैरा इसका Cl, क्लोरोफॉर्म का Cl सॉरी। तो क्लोरोफॉर्म का क्या बच गया? CH बच गया और 2 Cl बच गए। क्लोरोफॉर्म का एक Cl कहां चला गया बताओ? बेंजीन का H ले गया ना। और सेम अटैक पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन का दिखा रहा हूं, जरा देख लो। अब इस मॉलिक्यूल पे दोबारा से अटैक होगा किसका? NaOH का। क्यों? क्योंकि NaCl 1 बनेगा और NaCl 2 बनेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और इन Cl की जगह क्या आके बैठ जाएगा? इन Cl की जगह OH आके बैठ जाएगा। आओ दिखाता हूं कैसे। ये मत सोचना NaOH का एक मॉलिक्यूल लिया है, एक थोड़ा ना लिया होगा हमने। NaOH को अगर 5 ml भी डाल दिया होगा या 3 ml भी डाल दिया होगा, ना जाने कितने NaOH के मॉलिक्यूल ले लिए होंगे हमने। आओ जरा देखते हैं क्या होगा। CH, Cl की जगह क्या आ गया? OH एंड OH। ये स्टेप समझ में कैसे हुआ बेटा? अब OH और OH वाटर का लॉस करेंगे, जेमिनल एल्कोहल है ये। वाटर का लॉस होते ही क्या बन जाएगा? O माइनस Na CHO। और फाइनली इसका एसिडिफिकेशन कर देना, O को H मिल जाएगा और Na बाहर निकल जाएगा, जो भी इसके साथ अनायन होगा उसको लेके। दिस इज ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड। कॉमन नेम है, आयुर्वेदिक नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हाँ, एग्जाम में रीमर टीमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको एक छूट है कि आप इतनी बड़ी रिएक्शन ना लिखें। आप सीधा लिखें कि फर्स्ट स्टेप में हमने इसमें NaOH डाला क्लोरोफॉर्म के साथ, सेकंड स्टेप में हमने इसका एसिडिफिकेशन किया, ऑर्थोसैलिसल्डिहाइड मिला। ये लिखना अलाउड है आपको। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एक्स्ट्रा, CBSE में नहीं है, वो बताना क्यों जरूरी है मैं बताऊंगा आपको। NaOH OH माइनस देगा और ये अटैक करेगा क्लोरोफॉर्म के ऊपर। इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म में 3 Cl कार्बन को लूटेंगे, कार्बन H को लूटेगा और H प्लस को पना देगा OH माइनस। OH माइनस H प्लस के ऊपर उसको पना देगा, वाटर बन जाएगा। C के पास लोन पेयर आ जाएगा
इस तरीके से, पर सी के ऊपर चार्ज क्या देगा, माइनस, क्योंकि उसने एच को लूटा है। अब यहां पे क्लोरीन की इंसल्ट है कि क्लोरीन कहता है कि तुम मेरे होते हुए नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव तू लेके बैठा है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन कार्बन को वापस लूट लेता है, कहता है तेरी हिम्मत मेरे आगे, मेरे होते हुए तू नेगेटिव चार्ज लेके बैठे। तो Cl नेगेटिव चार्ज लेके बाहर निकल जाता है और बचता क्या है, C with 1 lone pair and 2 Cl. This is dichlorocarbene. डाइक्लोरोकार्बीन ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको गिनाता हूं 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 6। 6 इलेक्ट्रॉन वाले को इलेक्ट्रोफाइल ही तो कहेंगे, 8 होने चाहिए ना। तो ये बीइंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपसे पूछते हैं कि रीमर टीमर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, तो ऑप्शन में ना एक होता है क्लोरोफॉर्म, मैक्सिमम बच्चे क्लोरोफॉर्म पे टिक कर देते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है CHCl2, उनको लगता है CHCl2 हमला करता है, क्योंकि सेकंड स्टेप में देखो ये आया CHCl2, पर एक्चुअली हमला कौन करता है, CCl2, ये CCl2 विद लोन पेयर डाइक्लोरोकार्बीन। ये क्वेश्चन 2 साल पहले नीट में आया था और 1 साल पहले आईआईटी में आया था, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसका आंसर बताने में आपको। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको कर लेंगे, छोड़ के मत जाइएगा रीमर टीमर रिएक्शन को। और एक रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिनोल रिएक्ट करता है NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑब्वियस है फिनोल NaOH के साथ सॉल्ट बना देगा, फिनोल और अधिक पोलर हो जाएगा, और अधिक पोलर हो जाएगा, मतलब और ज्यादा एक्टिवेटिंग हो जाएगा। CO2 में C के इलेक्ट्रॉन को O लूटेगा। अब बताओ O पे चार्ज नेगेटिव आ गया, C पे क्या आ जाएगा, और C पे पॉजिटिव का मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बेंजीन पे हमला कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो बेंजीन पे हमला कौन कर देगा, C के पास एक डबल बॉन्ड O तो है ही है, क्या हो गया इसको, हैंग हो गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। स्मार्ट बॉडी खत्म हो गया। चलिए कोल्बे रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कोल्बे रिएक्शन के लिए आप वेट कर लो।